हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अभी जो जीएसटीआर 3 हम फाइल करते हैं उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे सेम पीरियड में जाके रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई गलती हो गई जनवरी 2020 के रिटर्न में, मैंने कम आईटीसी ले लिया। तो अगर मुझे अब उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, मुझे अपना करेक्ट आईटीसी लेना है, तो उसे मैं या तो फरवरी जीएस की जो जीएसटीआर 3 भरूंगी उसमें एडजस्ट करूंगी या मार्च की जीएसटीआर 3 में एडजस्ट करूंगी। कोई भी प्रोविजन नहीं है कि मैं अपना जो जनवरी की जीएसटीआर 3 है उसमें जाके उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकूं। पर अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट जो है उसकी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। ये जजमेंट आई है इन द केस ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड। इसमें भारती एयरटेल लिमिटेड जो था, उन्होंने अपनी जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2017 की जो जीएसटीआर 3 भरी थी उसमें उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, ठीक, या कुछ आईटीसी जो है उन्होंने कम लिया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वो अपनी जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2017 तक की जो जीएसटीआर 3 है उसके अंदर वो एक्सेस अपना जो मिस्टेक्स हैं उन्हें वो रेक्टिफाई कर सकती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है इस जजमेंट को। फ्रेंड्स, ये भी नोट करिएगा कि ये जजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा फैक्ट जो है स्पेसिफिक है। अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है जिसके थ्रू हम ये कह सके कि जीएसटीआर 3 का रिविजन जो है वो पॉसिबल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारे केस जो है उसके फैक्ट्स क्या हैं। यहाँ पर पिटिशनर है कौन? भारती एयरटेल लिमिटेड। और उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोवाइड करना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब जब ट्रांजिशन हो रहा था जीएसटी में तो पिटिशनर जो था, मतलब कि भारती एयरटेल, उन्हें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे अपनी जीएसटी की रिटर्न जो होती है उन्हें भरते वक्त, ठीक। और जब वो जीएसटीआर 3 भर रहे थे जुलाई सितंबर से 2017 तक की, तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने जो जीएसटीआर 3 थी उसके अंदर जो आईटीसी लेते हैं उन्होंने उसे एक एस्टिमेट बेसिस के ऊपर ले लिया। अब वो एक्चुअल आईटीसी की फिगर नहीं ले पा रहे थे क्योंकि क्लाइंट जो है बहुत सारे ऐसे उनके वेंडर्स होंगे जिनके इनवॉइसेस जो उन्हें नहीं मिल पाए होंगे। तो इसके कारण उन्होंने अपनी जीएसटीआर 3 में आईटीसी जो है वो एक एस्टिमेट बेसिस पे लिया। और फिर उसके बाद जो नेट टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी आई उसे उन्होंने कैश जो है उसके अंदर पे कर दिया। तो इसका मतलब कि जब भारती एयरटेल ने अपनी फर्स्ट जुलाई 2017 से लेके सितंबर 2017 की रिटर्न भरी तो उसके अंदर उन्होंने अपनी आउटपुट जो है, आउटपुट की टैक्स लाइबिलिटी, उसको आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद उन्होंने कुछ कैश पेमेंट जो है वो भी करी है। अब नेक्स्ट हमारी जो रिटर्न हुई अक्टूबर 2017 में, 2018 में गवर्नमेंट जो थी उसने ऑपरेशनलाइज करवानी शुरू करी, उसने जीएसटीआर 2A को ऑपरेशनलाइज करवाया। अब जीएसटीआर 2A के ऑपरेशनलाइज होने से क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी हमारी परचेजेस जिसके बारे में हमें नहीं पता था वो मेरे जीएसटी के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लगी। तो यहाँ पर जो मेरा पिटिशनर था उसने भी सेम बात डिस्कवर करी कि आईटीसी उसका अवेलेबल है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे परचेज के इनवॉइसेस हैं जिसका उसने क्रेडिट लिया ही नहीं है अभी तक। जुलाई 2017 में भी से सितंबर 2017 के बीच की रिटर्न्स में उसने लिया नहीं है। और इसका मतलब कि जो उसका आईटीसी था वो अंडर रिपोर्टेड चला गया था। कहने का मतलब कि मान लीजिए मेरा पिटिशनर जो था उसने अपनी जीएसटी की जो रिटर्न थी उसके अंदर उसने 100 रुपये का क्रेडिट लिया है, जबकि जो उसका एक्चुअल क्रेडिट है, एक्चुअल क्रेडिट मान लीजिए कि उसका 250 रुपये जो है उसका बनता है। तो पोर्टल पे 250 रुपये का क्रेडिट दिखा रहा है और 100 रुपये का उसने अपनी 3B की रिटर्न जो है उसके अंदर लिया है। तो इसका मतलब कि उसने कम क्रेडिट लिया है। और अब क्या हुआ है, कम क्रेडिट लेने के कारण उसने जो डिफरेंस था उससे उसने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो कर दी है, उसने कैश में पेमेंट कर दी है, कितने की? 923 करोड़ की। अब इसकी वजह से हुआ क्यों ये सारी चीज़ें, ये गलती हुई क्यों? ये गलती इसलिए हुई, दिस वॉज ओकेजन, मतलब ये गलती होने का कारण क्या था? क्योंकि ऑपरेट नहीं कर रहे थे फॉर्म्स जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 एंड जीएसटीआर 2A। अगर मेरा जीएसटीआर 2A पहले से ही ऑपरेट कर रहा होता, मेरे क्लाइंट को पहले ही पता चल जाता क्लाइंट को कि हाँ भाई हमारा जो क्रेडिट है वो 250 बनता है, तो फिर ये गलती नहीं हो पाती। अब ड्यू टू सिस्टम रिलेटेड चेक्स जो है वो भी नहीं थे, वरना क्या होता, वो चेक्स जो थे वो फोरबोन कर देते भारतीय एयरटेल को कि आप जो है अपनी जीएसटीआर 3 की रिटर्न जो है उससे गलत कर रहे हो। अब क्योंकि जीएसटीआर 3 मैनुअली भरी जाती है तो जो एक्सेस पेमेंट थी टैक्स की, एक्सेस पेमेंट कितनी एक्सेस पेमेंट थी? एक्सेस पेमेंट थी 923 करोड़ की, वो अननोटिस चली गई पिटिशनर को। ये सारी बातें पिटिशनर जो था उसे पता चली इन द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2018। अब वो क्या करे? जो पिटिशनर है वो ये चाहता था कि वो अपनी रिटर्न को करेक्ट कर दे, मतलब कि वो अपनी जीएसटीआर 3 की जो रिटर्न्स हैं उसको रिवाइज कर दे रेलेवेंट पीरियड की। और ये रिविजन उसे करना है फॉर जुलाई 2017 से सितंबर 2017 की रिटर्न्स के लिए। पर ये जो हमारा जीएसटी लॉ होता है उसके अंदर कोई भी ऐसा इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है, कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी प्रोसीजर नहीं है
जिससे वो अपनी इस रिटर्न को रेक्टिफाई जो है वो कर सके। आज के डेट में अगर हमारी जो जीएसटी की रिटर्न होती है उसके अंदर कोई भी गलती हो जाती है तो हम उस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, हम उस रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में उसकी मिस्टेक को ले सकते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस को एक बार और समझेंगे। यहाँ पर GSTR 3B फाइल हुई, भारतीय एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल लिमिटेड उन्होंने फाइल करी। इसमें उन्होंने गलती क्या करी कि उन्होंने ITC जो है वो कम दिखाया और जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स जो है वो पे करा और उन्होंने टैक्स पे करा, उन्होंने 923 करोड़ की उनकी एक्सेस पेमेंट जो है वो हो गई है, एक्सेस पेमेंट हो गई है। अब अगर वो अपनी किसी मिस्टेक को ITC को अवेल करना चाहें, अब उन्हें बाद में जो ITC पता चल रहा है वो ITC उन्हें पता चल रहा है कि हाँ भाई इस ITC को वो अदर रिटर्न्स जो है उसके अंदर ले सकती हैं, ठीक। पर ये जो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स है इसका वो क्या करें? यहाँ पर ITC को अवेल करने का भी ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की जो आगे की रिटर्न्स हैं उसमें आउटपुट टैक्स जो है वो इतना है ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने ITC जो उनके पास अब अवेलेबल है एक्स्ट्रा ITC, वो इनके पास मान लीजिए 200 करोड़ का, 200 रुपये का एग्जाम्पल, 200 रुपये का अवेलेबल है, पर इनकी जो आउटपुट रिटर्न्स है, क्योंकि हमें पता है कि सारे जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने रेट जो है बहुत कम कर लिए हैं, तो मान लीजिए इनकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा कम है, मान लीजिए कि वो 50 के करीब की है, तो फिर यहाँ पर ये ऑफसेट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अब जो हमारा पिटिशनर है वो ये चाहता है कि वो इसी मंथ में जाके अपनी रिटर्न को रिवाइज करे। वो जुलाई 2017 से सितंबर 2017 में ही अपनी रिटर्न जो है उसे रिवाइज करना चाहते हैं। तो क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो ये केस जो है ये चला। अब यहाँ पर क्या कहा गया इसे देखते हैं। इसके अंदर इश्यूज इन्वॉल्व ये हैं कि जो रूल 61(5) है CGST रूल का, जिसके थ्रू आपका फॉर्म GSTR 3B जो है वो आया था, और जो सर्कुलर नंबर 26 है जो कि 29 दिसंबर 2012 को आया था, ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं? ये डू नॉट प्रोवाइड फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि दी गई है रिटर्न में टैक्स पीरियड की टू विच सच इंफॉर्मेशन रिलेट्स आर इन लाइन विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कहने का मतलब ये है कि जो आपका फॉर्म है GSTR 3B, इसके अंदर सर्कुलर नंबर 26 जो कि आया दिसंबर 2017 में, दिसंबर 2017 का जो सर्कुलर है वो ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी जुलाई से लेके सितंबर 2017 की रिटर्न को आप सेम टैक्स पीरियड में, मतलब कि आप इस रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, आपको अगर इसकी कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो आप इसकी नेक्स्ट रिटर्न जो भी है जिसके अंदर आपको ये गलती पता चली है, जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर 2018 में हमें ये गलती पता चली है, तो आप यहाँ पर जाके ठीक कर लो। वो ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे अपनी रिटर्न को रिवाइज करो, यहाँ पे रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। पर हमारा जो पिटिशनर है वो यहाँ पे रिटर्न को रिवाइज करने की बात कर रहा है। तो देखते हैं कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा। जो कोर्ट है, सबसे पहले हम एनालिसिस पढ़ते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, जो CGST एक्ट और CGST रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो वेरिफिकेशन होगी, वैलिडेशन होगी, मॉडिफिकेशन होगी और डिलीशन होगी इन्फॉर्मेशन की, हर पीरियड की, फॉर ईच पीरियड आप कर सकते हो। आप उसे वैलिडेट भी कर सकते हो, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। जो हमारा CGST एक्ट आया था, सबसे पहले हमारा जो CGST एक्ट आया था जिसके अंदर इनिशियली फॉर्म GSTR 1, GSTR 2, 2A और GSTR 3 ये तीनों रिटर्न्स इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सके, मॉडिफाई कर सके या डिलीट कर सके उसी टैक्स पीरियड में जिसमें हमारा डेटा जो है वो पर्टेन करता है, ये काम कर सके इन दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। पर क्योंकि हमारा फॉर्म GSTR 2 और GSTR 3 प्रिपेयर्ड नहीं था, तो फिर अंडर प्रिपेयर्डनेस के कारण इन दोनों फॉर्म्स को नॉन ऑपरेशनल कर दिया गया था और जो GSTR 2A की रिटर्न थी उसे सितंबर 2018 जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। तो जो गवर्नमेंट थी उसने इंट्रोड्यूस करा रूल नंबर 61(5). अब ये रूल मेरा इंट्रोड्यूस हुआ जिसके थ्रू उन्होंने GSTR 3B की जो रिटर्न है, फॉर्म है, उसे इंट्रोड्यूस करा। अब यहाँ पर ये GSTR 3B जो है ये एक समरी रिटर्न है। इस समरी रिटर्न में हुआ क्या, जो फॉर्म GSTR 3B की रिटर्न थी, एक तो पहली बात इसे मैन्युअली भरना था, इसे हम सिस्टम के थ्रू नहीं भर सकते थे। इस रिटर्न के अंदर कोई भी इनबिल्ट चेक्स नहीं थे जिससे कि इंश्योर करा जा सके कि जो डेटा अपलोड करा गया है वो एक्यूरेट है, वेरीफाइड है या वैलिडेटेड है।
होता क्या है, जीएसटीआर 3 पे हम मैन्युअली खुद कैलकुलेशंस करते हैं और उसके बेसिस पे हम अपने डेटा को अपलोड कर देते हैं। हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन को भरा हुआ कोई भी वेरिफिकेशन चेक जो है वो अवेलेबल नहीं होता। तो इसकी वजह से जो डिज़ाइन था और जो स्कीम था एक्ट का, ये मेरे जीएसटी एक्ट को जब लाया गया था, इसका जो डिज़ाइन था और स्कीम था जो कि कहता था कि वैलिडेशन भी होना चाहिए, मॉडिफिकेशन भी होनी चाहिए, डिलीशन भी होनी चाहिए डेटा की, वो ऑपरेशन में नहीं आया, हैज़ नॉट बीन पुट इनटू ऑपरेशन एज येट। तो अब हुआ क्या, जो मेरा पिटिशनर है उसका जो आईटीसी का क्लेम है एस्टिमेशन के बेसिस पे, वो जो है उसका गड़बड़ा गया और जो एग्जैक्ट अमाउंट था रेलेवेंट पीरियड का वो उसे पता नहीं था। भाई जब जीएसटीआर 3 भरोगे तो उसे वो अमाउंट पता नहीं था। तो इसलिए जो पिटिशनर था उसने डिस्चार्ज करी अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी और वो उसने आईटीसी को लेने के बाद कुछ लाइबिलिटी उसने कैश के अंदर पे कर दी और जो आईटीसी था वो करेक्टली अवेलेबल नहीं हो पाया। ऑल्दो उसके पास अवेलेबल था पर वो करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसे पता नहीं चल पाया क्योंकि उसके पास सारा डेटा जो है वो नहीं था। तो अब हुआ क्या, जो फॉर्म जीएसटीआर 3B है जो इंट्रोड्यूस करा गया था 61(5)B में, वो अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उसके साथ वेरिएंट्स में था। क्यों? क्योंकि वो परमिट नहीं करता था डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 3B जो है उसके अंदर कोई भी डेटा की वैलिडेशन नहीं हो रही है, तो ये फॉर्म हमारा सही नहीं है। ये एज पर सीजीएसटी एक्ट जो है ये नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में आप यहाँ पे देखेंगे जब फॉर्म जीएसटीआर 1, 2 और 2A और 3 लाई गई थी तो बोला ये गया था कि हम अपने डेटा को वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में। पर क्योंकि यहाँ पर जीएसटीआर 3B में ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो इसलिए ये हमारा अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन में नहीं चलता है, वो वैरी करता है। ये जो हमारी स्कीम है जीएसटीआर 2 की, जीएसटीआर 3 की और जीएसटीआर 2A की, जो कि बताई गई है सीजीएसटी एक्ट में, ये प्रोवाइड करती है नॉट जस्ट फॉर अ प्रोसीजर। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं बताती कि आपको फॉर्म 2 ऐसे बनना है, 2A ऐसे बनना है, 3 ऐसे बनना है, तबकि ये एक राइट भी देती है और ये एक फैसिलिटी भी देती है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म जीएसटीआर 2A और फॉर्म जीएसटीआर 3 जो हैं ये एक फैसिलिटी भी देती हैं किसको, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जिसके थ्रू वो इंश्योर कर सके कि जो उसका आईटीसी उसने अवेल करा है, मैं अपनी बुक्स में जो आईटीसी ले रही हूँ और जो रिटर्न्स में भर रही हूँ हर मंथ में, टू विच इट रिलेट, registered person is not visited with any adverse consequences for uploading incorrect data। जब मेरी जीएसटी की स्कीम आई जिसके अंदर फॉर्म जीएसटीआर 2, 3 एंड 2A की बात करी गई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारा टैक्स पेयर जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को अपलोड करे, कोई भी इनबिल्ट डेटा जो है उसमें उस गलत अपलोड ना हो जिसकी वजह से टैक्स पेयर को नुकसान हो सके। पर जो मेरा सर्कुलर था 26 जो कि मेरे फॉर्म जीएसटीआर 3B को लाया था, यहाँ पर 29/12/2017 में एक सर्कुलर आया। अब उस सर्कुलर ने ये बात कह दी कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में करनी है या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करनी है, तो आप उस एडजस्टमेंट को सब्सिक्वेंट मंथ्स जो होंगे उसके अंदर ही कर सकते हो, कि एडजस्टमेंट जो होगी हैज़ टू बी डन इन सब्सिक्वेंट मंथ्स, या फिर आप कह सकते हो कि नेक्स्ट मंथ जो है उसके अंदर एडजस्टमेंट करोगे। इस सर्कुलर ने ये कहा कि अगर आपको सेम मंथ में एडजस्टमेंट करनी है, आपको सेम मंथ का डेटा चेंज करना है, तो आप सेम मंथ का डेटा जो है उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इट वॉज हेल्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस केस में हमारे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो पैरा 4 है सर्कुलर का, इस सर्कुलर का जो कि 29/12/2017 को आया है, ये कॉन्सोनेंस विद प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट नहीं है, ये सीजीएसटी एक्ट के पैरेलल नहीं है। और ऐसा क्यों कहा गया कि ये सीजीएसटी एक्ट के पैरेलल नहीं है? क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैकेनिज्म रेक्टिफिकेशन का इन द सेम टैक्स पीरियड। जैसे ही मेरे सर्कुलर ने कहा कि आप सेम टैक्स पीरियड में रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये आपके प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट जो है इसके अगेंस्ट है। कोई भी प्रोविजन नहीं है अंडर द सीजीएसटी एक्ट विच वुड रिस्ट्रिक्ट सच रेक्टिफिकेशन। फर्दर जो कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का और रतन मेल्टिंग वर्सेस का जो केस था, उसके अंदर भी जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने ये कहा था इफ देयर इज अ सर्कुलर विच इज कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जैसे यहाँ पर मेरा ये सर्कुलर है जो कि कॉन्ट्ररी है सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को, हैज रियली नो एग्जिस्टेंस इन लॉ।
तो इसका मतलब कि जो हमारा ये ऊपर सर्कुलर है 26/26/2017, जो कि ये कहता है कि आपको अपनी एडजस्टमेंट जो है अगले मंथ में ही करनी है, आप सेम मंथ पे नहीं कर सकते। उस सर्कुलर को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके केस लॉ को अप्लाई करते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि दैट सर्कुलर इज़ नॉट वैलिड, और इसीलिए जो पिटिशनर था उसे अलाउ कर दिया गया, फ्रेंड्स अलाउ कर दिया गया कि फॉर्म GSTR 3B जो है उसे आप उसके अंदर जो एरर हुए हैं जुलाई 2017 से लेकर सितंबर 2017 को, उसका मेरा पिटिशनर जो है उनको उस मिस्टेक को हमारा पिटिशनर जो है वो उसे रेक्टिफाई कर सकता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारी GSTR 3B के रिटर्न्स जो है रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ये जो जजमेंट है ये बहुत ज़्यादा केस स्पेसिफिक है, फैक्ट्स ऑफ द केस जो है उन्हें देख के बोला गया है कि हम GSTR 3B जो है उसे सेम मंथ के अंदर अमेंड कर सकते हैं, हम सेम मंथ के अंदर उसकी रेक्टिफिकेशन जो है उसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।